नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था। इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है। एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा। प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी। इसके बाद बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ती आलोचना। अजमेर शरीफ चादर विवाद और बहुसंख्यक समुदाय की नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में अपने नेतृत्व और रणनीतियों के माध्यम से एक सशक्त छवि बनाई, लेकिन हाल ही में उनके एक कदम ने हिंदू सेना और अन्य हिंदू संगठनों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी। इस बार विवाद का केंद्र है अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेजने का निर्णय। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है, बल्कि यह भी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इस कदम से पीएम मोदी का राजनीतिक गणित कमजोर हो सकता है। अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने की परंपरा भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा लंबे समय से निभाई जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस परंपरा को कायम रखा है, लेकिन इस बार हिंदू सेना जैसे संगठनों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवादित दावे कोर्ट में विचाराधीन है। उनका आरोप है कि दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर पर बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद पर रहते हुए चादर भेजना अनुचित है। हिंदू सेना और अन्य संगठनों का तर्क है कि जब तक इस मामले पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक प्रधानमंत्री को इस परंपरा को स्थगित करना चाहिए। उनका मानना है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का ऐसा कदम अदालत के मामलों पर असर डाल सकता है। संगठन के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से चादर भेजते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संवैधानिक पद के माध्यम से ऐसा करना हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के मामले का उदाहरण दिया। जब अदालत में मामला लंबित था, तब पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन नहीं किए थे। राजनीतिक प्रभाव और मुस्लिम समुदाय को संदेश। इस पूरे घटनाक्रम को मुस्लिम समुदाय तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल यह दर्शाती है कि वे सभी धर्मों और समुदायों का समान सम्मान करते हैं, लेकिन यह कदम बहुसंख्यक समुदाय के एक बड़े वर्ग को नाराज कर सकता है। बीजेपी, जो बहुसंख्यक समुदाय का समर्थन पाने के लिए जानी जाती है, अब इस मामले में बैकफुट पर है। पार्टी के नेता इस मुद्दे पर कोई ठोस बयान देने से बच रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने दावा किया है कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर पर बनाई गई है। नवंबर 2024 में अजमेर कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ऐसे विवादित स्थलों पर याचिकाओं पर फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। यह मामला धार्मिक और सांप्रदायिक संतुलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कदम हिंदू सेना जैसे संगठनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस कदम की तीखी आलोचना हो रही है। कई हिंदू संगठनों ने इसे बीजेपी की दोहरे मापदंड की राजनीति करार दिया है। कई लोग इसे बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय ने इस कदम की सराहना की है। बीजेपी, जो बहुसंख्यक समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है, इस मुद्दे पर असमंजस में है। पार्टी के लिए यह एक दुविधा भरा समय है। धार्मिक संतुलन। प्रधानमंत्री के इस कदम से जहां अल्पसंख्यक समुदाय में सकारात्मक संदेश जा सकता है, वहीं बहुसंख्यक समुदाय में असंतोष बढ़ सकता है। राजनीतिक विरोधियों का हमला। विपक्ष ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। आगामी चुनावों पर प्रभाव। अगर बहुसंख्यक समुदाय का असंतोष बढ़ा तो यह बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी और पीएम मोदी ने अब तक इस मुद्दे पर सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के भीतर यह चिंता बढ़ गई है कि इस मुद्दे से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है।
बीजेपी के रणनीतिकार इसे हिंदू संगठनों के साथ बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजना एक परंपरागत कदम है, लेकिन वर्तमान कानूनी और सामाजिक परिदृश्य में यह विवाद का कारण बन गया है। हिंदू सेना और अन्य संगठनों की नाराजगी एक बड़ी चुनौती है। यह मामला केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख हत्याकांड का मामला काफी बढ़ गया है। देशमुख हत्याकांड के फरार आरोपी सुदर्शन घुले और सुधीर सांगले को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। दरअसल बीड जिले के केज तालुका के मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में हर दिन नए पेंच सामने आ रहे हैं। घुले और सांगले की गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर इस विधायक ने बीड मार्च में भी ऐसी ही मांग की थी। इस मौके पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी ने एक चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच होने तक धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। हम अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद पर न रखें। सोलंकी ने कहा है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। बिहार की राजनीति हमेशा से अपनी उलझी हुई स्थिति और अप्रत्याशित घटनाक्रमों के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीतिक पाला बदलने में महारत हासिल है, एक बार फिर चर्चा में है। उनकी हालिया गतिविधियों और उनके मौन ने बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। नीतीश कुमार ने पहले भी 2 बार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने बार बार सार्वजनिक मंचों पर यह स्वीकार किया था कि यह उनका राजनीतिक भूल थी और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब जब वह इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, सवाल उठता है कि क्या वह फिर से महागठबंधन के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा लक्ष्य मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखना रहा। यह बात उनके राजनीतिक विरोधी और सहयोगी दोनों ही मानते हैं। अमित शाह के 16 दिसंबर के बयान ने इस स्थिति को और उलझा दिया। शाह ने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का निर्णय बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगी। इससे नीतीश कुमार को अपने पद पर खतरा महसूस हो। बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर नजर आ। पार्टी के नेताओं के बयानों में विरोधाभास साफ देखा गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश को सीएम बनाए रखने की बात की, जबकि विजय सिन्हा ने बीजेपी का सीएम बनाने की अपील कर दी। इससे नीतीश की नाराजगी और संदेह बढ़ गए। हाल ही में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बढ़ती नजदीकियां भी सुर्खियों में है। लालू यादव के बयान और उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दी। तेजस्वी के साथ नीतीश की तस्वीर को राजनीतिक जानकार बड़े सियासी संकेत के रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के नेता हैं, ने नीतीश के साथ अपनी तालमेल को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी के बीच जो सहजता दिखाई दी, वह भी बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन। बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार बीजेपी के नेता इस समय 2 धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक धड़ा नीतीश को साथ रखने की वकालत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा पार्टी का नेतृत्व खुद के हाथों में लेने की बात कर रहा है। नीतीश कुमार के पिछले राजनीतिक इतिहास को देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं है कि वह किसी भी समय अपने फायदे के लिए गठबंधन बदल सकते हैं। यह बात बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही समझते हैं। यदि नीतीश महागठबंधन में वापस जाते हैं, तो तेजस्वी यादव को उनसे बड़ी राजनीतिक ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर वह बीजेपी के साथ रहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वह मुख्यमंत्री पद की गारंटी चाहते हैं। बिहार की राजनीति में इस समय अस्थिरता अपने चरम पर है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच तालमेल और टकराव की स्थिति ने राज्य की राजनीति को और पेचीदा बना दिया है। नीतीश कुमार के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। उनके फैसले से न केवल बिहार की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी और उनकी गतिविधियां बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री पद को बनाए रखना है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस पाले में जाते हैं और इसके राज्य और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। शनिवार को सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 7,938 रुपए 3 प्रति ग्राम है, जो 870 रुपए शून्य की वृद्धि दर्शाती। 22 कैरेट सोने की कीमत 7,278 रुपए 3 प्रति ग्राम है, जो 800 रुपए शून्य की बढ़ोतरी।
पिछले हफ्ते 24 कैरेट सोने के भाव में -0.22% का बदलाव दर्ज किया गया, जबकि पिछले महीने में यह बदलाव -0.14% रहा। भारत में चांदी का वर्तमान भाव 95,700 रुपए शून्य प्रति किलो है, जो 2,200 रुपए शून्य प्रति किलो की वृद्धि दर्शाता है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।